अच्छा, जैसा कि मैंने बताया कि कोर्स जो है हमारे पास वो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एनालिसिस एंड डिज़ाइन। अच्छा, जो लोग ईडीसी ऑब्वियसली ईडीसी के सभी पढ़ के आ रहे हैं, तो ईडीसी से थोड़ा सा इसको लिंक कर सकते हैं हम कि ईडीसी में जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था वो ऑपरेशन एम्पलीफायर से रिलेटेड था। इसकी डिटेल में नहीं गए थे, बट स्टिल एक इंट्रोडक्शन दे दिया गया था ईडीसी के कोर्स में अबाउट ऑप एम्प्स। तो ये उसी की कंटिन्यूएशन है, मींस वहीं से ये कोर्स आगे कंटिन्यू होगा। अच्छा, इस बार जो हम बुक फॉलो कर रहे होंगे वो प्रीवियसली आई गेस हम फ्लॉयड फॉलो करते थे फॉर ईडीसी, बट यहाँ पे जो बुक हम फॉलो करेंगे वो है इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स बाय रॉबर्ट टी पेंटर। अच्छा, ये जो टेक्स्ट बुक है ये मैं आप लोगों से इंशाल्लाह शेयर कर लूँगा। ये बुक मेरे पास स्कैन कॉपी इसकी होगी। तो इसके अलावा रेफरेंस बुक की अगर हम बात करें तो हमारे पास इसके अंदर एक तो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट थ्योरी बॉयल स्ट्रीट, जो कि ईएनए के लिए भी शायद आप लोगों ने यूज़ करी होगी। ठीक है। देन उसके अलावा एक से दो बुक्स और अगर हम लोग कंसिडर करें तो कॉमन जो बुक्स हैं वो टी एफ बुगार्ट की एक है, दूसरी वही फ्लॉयड है जो कि आप लोग ईडीसी में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कोर्स लर्निंग आउटकम की पहले बात कर लेते हैं कि भाई हमारे पास क्या क्या कोर्स लर्निंग आउटकम्स हैं जो कि हम लोग इस कोर्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं अचीव करना। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो सी एल ओ स्टेटमेंट आया था वो है एनालाइज सिंगल एंड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स एट लो एंड हाई फ्रिक्वेंसीज। इट मीन्स हम लोगों ने ओपैम का एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था, तो इस बार हम इसको थोड़ी डिटेल में लेके जाएंगे एंड देन हम उसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स देखेंगे कि वो किस तरह से वर्क करता है। तो जो हमारा फर्स्ट सी एल ओ होगा वो इसी के ऊपर बेस कर रहा होगा कि हम सिंगल और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स का बिहेवियर चेक करेंगे एट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज। देन जो सी एल ओ टू है हमारा, उसके अंदर हम देखेंगे पावर एम्पलीफायर्स की डिज़ाइनिंग। एम्पलीफायर्स की डिज़ाइनिंग इन दैट सेंस कि हमारे पास बेसिक सर्किट होगा और हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं, किस तरह से उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास जो थर्ड सी एल ओ है वो हमारे पास उसका जो मेजर फोकस होगा वो होगा ऑसिलेटर की तरफ। और पैम्स के अलावा जो एक और यहाँ मेजर टॉपिक हम लोग देख रहे होंगे वो होगा ऑसिलेटर। तो जो सी एल ओ थ्री है वो हमारा बेस कर रहा होगा ऑसिलेटर की वर्किंग, और उसके अलावा डिफरेंट अदर सर्किट यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड सर्किट्स हम देखेंगे जिसमें ओपैम यूज़ हो रहा होगा। अच्छा, उसके अलावा जो मैं आप लोगों को सीपी दूंगा, इसके अंदर सीपी मैं भी आज या कल मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, बिकॉज टाइम हमारे पास है नहीं, इसलिए मैं फ्रॉम द स्टार्ट सीपी आप लोगों को दे दूंगा। सीपी कोई रिसर्च बेस्ड नहीं है, बट इट्स मोर लाइक अ स्टडी बेस्ड टास्क। स्टडी बेस्ड टास्क इन दैट वे के इन्हीं में से कोई एक टॉपिक मैं आप लोगों को दूंगा जिस पे मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग उसके ऊपर वर्क करो, और उसके लिए मैं आपको फिर रेफरेंस भी बता दूंगा। इधर आप जो है कोई सॉफ्टवेयर पे वर्क करके उसका बिहेवियर बताओगे मुझे, और बुक से भी बता दूंगा कि किस बुक में ये कंडीशंस आपको मिल सकती हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कोर्स आउटलाइन की। अच्छा, कोर्स आउटलाइन के अंदर हमारे पास एक रिक्वायरमेंट पहले से आई हुई है कि भाई जो भी कोर्स स्टार्ट करें तो इनिशियली आप पहले ओबी की बात करें। तो ओबी वाली कंडीशन तो आई गेस अब तक सब लोगों को क्लियर हो चुकी होगी कि भाई अगर हम ओबी सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें क्या कंडीशन है। तो सी एल ओ पी एल ओ ये सब हम लोग उसी में उसी की वजह से क्या है
कंसिडर कर रहे होते हैं। देन हमारे पास जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो एक्चुअली इंट्रोडक्शन टू एम्पलीफायर से स्टार्ट होगा, जिसमें हम बेसिक एम्पलीफायर होता क्या है वो अभी डिस्कस करेंगे। देन उसकी टाइप्स को डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद फिर विद रेफरेंस टू एम्पलीफायर कनेक्शन हम देखेंगे कि भाई हमारे पास कितने डिफरेंट कनेक्शन स्कीम्स हैं जिसके थ्रू हम एम्पलीफायर कनेक्ट कर सकते हैं। अगेन उसके बाद हमारे पास फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स आ जाएगा। देन फिर हम ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स एम्पलीफायर की क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास एम्पलीफायर की कॉन्फ़िगरेशंस हैं। अच्छा, एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशंस की अगर हम बात करें तो ईडीसी के अंदर बहुत कॉमन एक एम्पलीफायर हमने कॉमन इमीटर एम्पलीफायर डिस्कस करा था। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है कि हम फिर फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स डिस्कस करेंगे कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का। और अगर आपको ईडीसी का थोड़ा बहुत भी अगर रिकॉल करें तो हम लोगों ने वहाँ पे कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर ये डिस्कस करे थे। तो वहाँ पे हमने एक चीज़ और स्टडी करी थी कि स्टेबिलिटी के मुकाबले में हमारे पास कॉमन इमीटर एम्पलीफायर जो है वो ओवरऑल सबसे ज़्यादा स्टेबल कंसिडर किया जाता है। इसीलिए फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स भी हम उसी के ऊपर स्टडी करेंगे। देन फिर इसी तरह हम लोग मॉसफेट्स के ऊपर फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स स्टडी करेंगे, और उसके लिए जो हम एम्पलीफायर कंसिडर करेंगे वो होगा कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। अगेन इसके अंदर भी हम लोग यही होगा कि डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे इसका बिहेवियर देखेंगे। देन फिर हम लोग पावर एम्पलीफायर की तरफ आ जाएंगे। पावर एम्पलीफायर के अंदर हमारे पास क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस हैं, क्या क्या क्लासेस हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं, जिसमें हमारे क्लास ए, क्लास ए बी, क्लास बी, क्लास सी, डिफरेंट, और क्लास डी, ये एम्पलीफायर्स हमारे पास आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग फिर फर्दर डिस्कस करेंगे। देन फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक और टाइप ऑफ एम्पलीफायर आ जाती है, वो है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जो कि एक्चुअली पार्ट होता है ओपैम्प का। बट जब हम लोग ओपैम्प डिस्कस कर रहे होते हैं तो इसको हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके आते डिफरेंशियल एम्पलीफायर वाले पार्ट को। बट इस कोर्स के अंदर हम इस पार्ट को भी बहुत थॉरली डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या चेंजेस हो रही होती हैं। डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो हम इसको कह रहे होते हैं तो इसका क्या रीज़न है। देन उसी डिफरेंशियल एम्पलीफायर का हम लोग एसी एनालिसिस देखेंगे। देन यहाँ पे हमारे पास भी इन बिटवीन लेक्चर्स में आवरली 1 2 3 मेंशन है, तो आवरली का तो कॉन्सेप्ट है नहीं, हम मिड टर्म की ही तरफ जाएंगे, तो इससे कोई कंफ्यूज ना हो। अच्छा, इसके बाद जब हम लोग ये डिफरेंट एम्पलीफायर देख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास फीडबैक का क्या इफेक्ट एम्पलीफायर पे होता है। अब वो फीडबैक नेगेटिव फीडबैक भी हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ इम्पीडेंस भी हो सकता है। वो फीडबैक कोई वोल्टेज सोर्स की फॉर्म में या करंट सोर्स की फॉर्म में भी हो सकता है। इसके बाद वी विल सी ऑसिलेटर सर्किट्स। ऑसिलेटर सर्किट्स के अंदर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर्स डिस्कस करेंगे। ऑसिलेटर्स का क्या काम होता है, क्या वर्किंग है, ये भी मैं फिर उसी वक्त डिस्कस करूँगा। ठीक है, मे बी कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी ऑसिलेटर यूज़ करा हुआ हो और पता हो कि सॉर्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी जनरेटर, बट और क्या क्या इसके पर्पसेस हैं यूज़ होने के, तो वो फिर हम लोग जब ऑसिलेटर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी कोर्स आउटलाइन ई कैट की। अब मैं
अभी भी मैं देखूँ तो यार अराउंड 4 to 5 स्टूडेंट्स ने सिर्फ ज्वाइन करा हुआ है। तो मेरे पास ग्रुप में उनके अराउंड 15 to 17 स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी। तो बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं अभी तक अपेयर हुए हैं? किसी को अगर कोई आइडिया है तो वो भी मुझे बता दे भाई, कि कोर्स सब ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे। बिकॉज अभी शायद मुझे यूनिवर्सिटी जाना हो तो ऑब्वियस है, अब मेरे पास फर्स्ट क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं, मैं मुझे ये भी वहाँ पे इन्फॉर्म करना ज़रूरी होगा। दूसरी बात, जो भी मैं लाइव लेक्चर्स ले रहा हूँ उसके अंदर अटेंडेंस मैं मार्क करूँगा, और जो अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट हमारी होती है वो फुलफ़िल करना ज़रूरी है। ठीक है, और ये आप लोगों के लिए ही बेहतर है। बिकॉज तुम देखा जाए तो शायद आप सब अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का एक एक्सपीरियंस ले चुके हैं, और सबको आइडिया है कि अगर लेक्चर्स नहीं लेते हैं तो एट द एंड प्रॉब्लम ज़्यादा होती है लेक्चर एक साथ सारे लेक्चर्स को समझने में। तो बेहतर यही है कि साथ साथ क्लासेस अटेंड करते रहें। इसका प्लस पॉइंट सिर्फ यही एक आता है कि जो भी चीज़ हम डिस्कस कर रहे होंगे वो सबसे पहले तो उसी वक्त आप लोग कोई भी क्वेश्चन करना है, कोई भी चीज़ है वो आप कर सकते हैं। दूसरा, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन होगी तो वो बाय द टाइम क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब तक मैंने सिर्फ कोर्स आउटलाइन डिस्कस की है और CLOs डिस्कस करे हैं। तो इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो वो मुझसे पूछ सकता है। जितने लोग बैठे हुए हैं भाई, इसमें कोई अगर इशू है, कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो वो मुझसे ज़रूर पूछ लें प्लीज़। कोई है कंफ्यूजन तो पूछ लें, फिर सबसे बोल रहा हूँ मैं। एटलीस्ट येस या नो में आंसर तो कर दें। नो सर। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग ज़रा सब बताएं कि आप सब जो हैं ये कोर्स फर्स्ट टाइम पढ़ लें। हाँ भाई, आप लोग जो हैं ये फर्स्ट टाइम आप लोग ये कोर्स उठाया है, न्यू कोर्स उठाया है, या फिर आप लोगों में से हैं कुछ स्टूडेंट जो पहले भी ये कोर्स पढ़ चुके हैं? ठीक है, इसकी इम्प्रूवमेंट है। लेकिन नया कोर्स किसने अभी उठाया है, बता सकते हैं? अभी जितने लोग अभी भी जो भी प्रेजेंट है उनमें। अच्छा, क्योंकि जूम में हमारे पास एक लिमिटेशन आ जाती है कि आई गेस इसको हम 40 मिनट से ज़्यादा पर सेशन यूज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज इसको हमें बाय करना पड़ता है। तो इन केस अभी जब 40 मिनट्स के बाद ये कनेक्शन DC होगा तो मैं अगेन जो नया लिंक है वो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग फिर वापस रीजॉइन कर लिएगा। ठीक है, ये सिर्फ बताने का एक मकसद इतना ही है कि बीच में अभी ये ऑटोमेटिकली जब ये डिस्कनेक्ट हो तो भाई क्लास ओवर नहीं होगी।
बल्कि मैं न्यू लिंक उसी वक्त शेयर कर दूंगा, तो उसके थ्रू फिर आप ज्वाइन कर लिया। अच्छा, अब मैं जो लेक्चर 1 हमें स्टार्ट करना है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ उसकी स्क्रीन, ठीक है। इसके अलावा ये जो ये लोग की फाइल है ये भी मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें आप लोगों के पास इसके बाद अभी मेंशन आ रहा है कितना टाइम रह गया है, क्योंकि मैं फिर उसी के हिसाब से सेशन स्टार्ट करूँ। और किसी के पास टाइम शो हो रहा है तो वो ज़रा मुझे बता दो यार, क्योंकि अगर इन सेशन ख़त्म होने वाला है ना तो फिर मैं नए सेशन से ही जो है लेक्चर स्टार्ट करूँगी, नए सेशन डायरेक्ट बना के। ओके, चलें फिर इसी सेशन में इसको भी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैंने फर्स्ट लेक्चर स्लाइड जो है वो शेयर कर ली है। बस मुझे इतना बता दें, स्क्रीन ये शेयर हो गई है सबके पास? लेक्चर 1 है इसकी। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस सर। सही है, मैंने जैसे बताया था कि हम लोग जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू एम्पलीफायर से करेंगे। तो बेसिक अगर हम एम्पलीफायर की बात करते हैं तो हमारे पास देखा जाए तो यूजली हम लोग 3 डिफरेंट टाइप्स के एम्पलीफायर्स देख रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास बीजेटी एम्पलीफायर आ जाता है जो कि बीजेटी ट्रांजिस्टर बेस्ड होगा। उसके बाद हमारे पास जे फेड एम्पलीफायर आ जाता है जो कि एफ ए टी ट्रांजिस्टर बेस्ड एम्पलीफायर है। देन हमारे पास जो थर्ड एम्पलीफायर टाइप है वो है ओपैम बेस्ड एम्पलीफायर। बीजेटी एम्पलीफायर ईडीसी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जेफेड एम्पलीफायर शायद डिटेल में नहीं पढ़ा हो, सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन जेफेड का दिया गया होगा। और उसके बाद अगर ओपैम बेस एम्पलीफायर की बात करें तो ओपैम बेस एम्पलीफायर शायद ईडीसी के लास्ट की जो लेक्चर थे उसमें थोड़ा बहुत इसको पढ़ा होगा। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के एम्पलीफायर आ गए। ठीक है, हम लोग ये वन बाय वन ये सारे एम्पलीफायर्स जो हैं डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट एज अ पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन अभी सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि हमारे पास कौन कौन से एम्पलीफायर एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास क्या है, डिफरेंट कनेक्शन स्कीम्स के थ्रू क्या होते हैं एम्पलीफायर्स
कैटेगराइज हो रहे होते हैं। यानी कि हमारे पास कैस्केडेड एम्पलीफायर आ जाता है या फिर फीडबैक एम्पलीफायर आ जाता है। उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट क्लासेस ऑफ एम्पलीफायर आ जाती हैं, जिसमें क्लास ए बी सी डी। तो ये हमारे पास बेसिक टाइप ऑफ एम्पलीफायर है। उसके बाद हम लोग अगर किसी भी एम्पलीफायर का एक जनरल मॉडल देखें तो वो रिप्रेजेंट हमारे पास कुछ इस तरह से हो रहा होता है कि जब भी हम एम्पलीफायर की बात करते हैं तो हमारे पास 3 डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो कि मैटर कर रहे होते हैं। वो है हमारे पास इनपुट आउटपुट इम्पिडेंस जेड इन जेड आउट, और उसके अलावा हमारे पास आइदर वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स। तो यहाँ पे दोनों एम्पलीफायर मॉडल्स आपको नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास वोल्टेज सोर्स बेस्ड एम्पलीफायर है, ठीक है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं वी हैव जेड इन, वी हैव अ सप्लाई, इसको ए मेंशन किया हुआ है, और फिर जेड आउट। इसी तरह अगर हम लोग नीचे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जेड इन आ रहा है, देन वी हैव अ करंट सोर्स, और इसी वजह से हमारे पास अब जेड आउट जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है विथ करंट सोर्स। ये हमारे पास जनरल एम्पलीफायर मॉडल कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दो एम्पलीफायर मॉडल्स हैं जो कि यूज़ किए जा रहे होते हैं टू रिप्रेजेंट एनी एम्पलीफायर। मीन्स ऑन द बैक आपके पास शायद बीजेटी हो, मॉसफेट हो, या फिर ओपैम्प भी हो, बट जो बेसिक हमारे पास यहाँ पे इसकी सर्किट है वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा होता है, ठीक है। इसमें किसी को है कंफ्यूजन तो वो पूछ लें। ठीक है, आगे चलते हैं। देन हमारे पास जब हम एम्पलीफायर्स की बात करते हैं तो हमारे पास इसकी रिकमेंडेशंस के लिए डिफरेंट हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सिंबल्स यूज़ कर रहे होते हैं। बिकॉज जब भी आप एम्पलीफायर कंसिडर करेंगे तो वी एक्चुअली कंसिडर इट्स गेन। आप एम्पलीफायर की जब बात करते हैं तो वहाँ पे पॉइंट हमारे पास एक यही आता है कि यहाँ पे कोई भी एम्पलीफायर हो, सबसे पहला जो सवाल आता है वो यही होता है कि भाई इसका गेन कितना है। अच्छा, ये अभी शायद एहसन ने ज्वाइन किया है, तो एहसन, ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग विद रेफरेंस टू गेन सिंबल्स बात करें तो हमारे पास कोई भी एम्पलीफायर होगा उसके अंदर हमारे पास उसका वोल्टेज गेन आएगा, करंट गेन आएगा, और पावर गेन आएगा। इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे तो हमारे पास ए बी ए आई और ए पी हम लोग ये सिंबल्स यूज़ कर रहे होते हैं टू रिप्रेजेंट एनी गेन हियर। उसके बाद इनका रिलेशन क्या है, लेट्स से अगर हम ए वी की बात करें तो इट इज़ इक्वलेंट टू वी आउट ओवर वी इन, यानी वोल्टेज गेन है। फिर करंट गेन की बात करेंगे, इट्स आई आउट ओवर आई इन, और फिर पावर गेन होगा पी आउट ओवर पी इन। तो ये हमारे पास कोई भी एम्पलीफायर हो उसमें ये पैरामीटर ऐसे हैं जो कि वहाँ पे काउंट हो रहे होते हैं, कि हम देख रहे होते हैं इधर वो वोल्टेज एम्पलीफाई कर रहा है या फिर करंट एम्पलीफाई कर रहा है। तो उसके लिए क्या सिंबल्स यूज़ कर रहे होते हैं तो वो मैंने यहाँ पे अभी सिर्फ बताए हैं, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल है जिसमें एक बिल्कुल जनरल एक एम्पलीफायर शो करा हुआ है, जिसके अंदर हमें बताया हुआ है कि वी हैव एन इनपुट वोल्टेज विच इज़ 400 माइक्रोवोल्ट, और जो आउटपुट वोल्टेज हमारे पास यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है 250 माइक्रोवोल्ट। के बीच में हमारे पास एक यहाँ पे साइन आ रहा है, इट इज़ एक्चुअली
सिंबल फॉर एन एम्पलीफायर। और हमें यहाँ पे बोला गया है कि कैलकुलेट वोल्टेज गेन फॉर द गिवन एम्पलीफायर। तो अगर वोल्टेज गेन का फॉर्मूला हम देखें तो ए वी हमारे पास बराबर था वी आउट ओवर वी इन के। तो यहाँ से कोई गेन मुझे बताएगा कितना आएगा? आई एम आस्किंग एवरीवन कि यहाँ पे गेन हमारे पास कितना आएगा, कोई बता सकता है? अगर ये स्लाइड सबको नज़र आ रही है तो ए वी कैलकुलेट करके अगर कोई मुझे बता दे इसका। सबसे पूछ रहा हूँ भाई। भाई मुझे भी पता है ये डिवाइड करके आएगा, कितना आएगा मैं ये पूछ रहा हूँ। एग्जैक्ट क्या आएगी वैल्यू ये पूछ रहा था मैं। बहरहाल हमारे पास जो वोल्टेज इन का फॉर्मूला है वो है वी आउट ओवर वी इन। तो ये हमारे पास 250 मिली वोल्ट ओवर 400 माइक्रो वोल्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो गेन आ रहा होगा वो आएगा 625। ठीक है, बिल्कुल एक बेसिक एग्जाम्पल थी टू फाइंड आउट वोल्टेज गेन ऑफ एनी एम्पलीफायर। अगेन अगर हम एक और डाटा यूज़ कर लें कि we are having a same amplifier but now we have V out equal to 72 millivolt and V in equal to 300 microvolt. Now can we calculate its voltage gain? अगर कैलकुलेटर है तो ये वेरीफाई भी कर लें कि हमारे पास वोल्टेज गेन इतना ही आएगा या नहीं। सबसे बोल रहा हूँ भाई ये कैलकुलेट भी करके देख लें, वोल्टेज गेन हमारे पास नहीं आ रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू बताओ भाई, सॉल्व होने पे क्या आएगा? आई गेस अगर सेलफोन से भी लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो यार सेलफोन में भी कैलकुलेटर तो होगा सबके पास। तो एक बार इसको ज़रा कैलकुलेट करके वेरीफाई करके बता दो प्लीज़ मुझे कि ये वैल्यू आ भी रही है या नहीं। ठीक है ठीक है। जा रही है अभी। आप लोग कितने, छः पांच लोग बैठे हुए, सिर्फ एक ही बंदा मुझे आंसर कर रहा है ऐसा। बाकी भी आंसर कर सकते हैं शायद। ऐसा तो नहीं है भाई कि लेक्चर ऑन करके सो गए हो वापस?
क्योंकि मुझे सिर्फ फिलहाल, सर कैलकुलेटर ढूंढ रहे, कैलकुलेटर नहीं मिल रहा। अबे यार अबे, खैर खैर ये चीज़ क्लियर हो गया गैस कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे बेसिक वोल्टेज गेन फाइंड आउट कर रहे हैं सर्किट का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सेम यही अगर हमारे पास सर्किट आ रहा है और इसका इनपुट हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है टू 240 माइक्रोवोल्ट, तो न्यू वैल्यू इसकी क्या आएगी, वो किस तरह निकलेगी वी आउट की। तो हमारे पास इस सवाल में, यानी कि ये जो प्रॉब्लम है इसमें हमें ये बोला हुआ है कि जो फर्स्ट हमने एग्जांपल की थी उसमें इनपुट को चेंज कर दिया है 240 माइक्रोवोल्ट, गेन वही रहेगा जो अभी उसका हमने निकाला था, और हमें फाइंड आउट करनी है न्यू वैल्यू ऑफ वी आउट। इट मीन्स गेन है 625, वी इन हमारे पास 400 से हो गया है 240। तो अब नई वैल्यू क्या आएगी वी आउट की, वो इजली निकल आएगी, जो कि हमारे पास 150 मिली वोल्ट आनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर हमने सिर्फ क्या किया है, हमने यहाँ पे इसका जो गेन था उसको सेम रखा है। गेन का कोई यूनिट नहीं होता, इट्स अ यूनिट लेस, क्योंकि वी ओवर वी है, कैंसिल आउट हो जाएगा, देन वी डोंट हैव एनी यूनिट फॉर गेन। सर हमने वो ईडीसी में पढ़ा था कि वी अपॉन वी होता है ये, तो इसलिए मैं कंफर्म कर रहा था। कैंसिल आउट हो गया ना, यही तो बात कर रहा हूँ, वी अपॉन वी जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो। अब जब वी अपॉन वी आप लिखते हो तो वो एक्चुअली ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट होके कोई गेन नहीं बचेगा हमारे पास। चलो ठीक है, ठीक सही है, है। जो वी ओवर वी होता है या आई ओवर आई आता है ना जब भी, तो जब वो एक्चुअली होता ही है वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो वो एक चीज़ कैंसिल आउट हो गई, देन एट द एंड हमारे पास कोई यूनिट नहीं रहता, यूनिट कैंसिल हो रहा होता है इस वजह से। ठीक है, इसी तरह उसी जैसी एक और ये प्रॉब्लम है जिसमें हमें वी इन 360 माइक्रोवोल्ट प्रोवाइडेड है और वोल्टेज गेन हमें बताया हुआ है 240, और कहा गया है फाइंड आउट वी इन। तो अगेन वी आउट बराबर है हमारे, आई गेस ये वी आउट है, ये वी इन नहीं होगा, ये वी आउट होगा। ये यहाँ पे मिस्टेक हुई हुई है, कैलकुलेट वी इन नहीं है, इट शुड बी कैलकुलेट वी आउट, बिकॉज वी इन तो ऑलरेडी है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी करेक्शन है यहाँ पे, तो मैं स्लाइड शेयर करूंगा तो ये उसमें फिर ये करेक्शन कर दूंगा। ये वी आउट है, वी हैव टू फाइंड आउट वी आउट, बिकॉज वी इन एंड ए वी हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ठीक है, अब ज़रा बात कर लेते हैं जो हमने जनरल मॉडल कंस्ट्रक्ट करा था एम्पलीफायर का। उसके अंदर मैंने आप लोगों को उस वक्त बताया था हमारे पास दो टाइप्स के आ जाते हैं एम्पलीफायर मॉडल्स, एक होता है वोल्टेज एम्पलीफायर मॉडल और दूसरा था करंट एम्पलीफायर मॉडल। अगर इसी स्लाइड में हम पीछे जाएं तो ये हमारे पास वोल्टेज एम्पलीफायर मॉडल था और ये हमारे पास था करंट एम्पलीफायर मॉडल, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज सोर्स यूज़ हो रही थी और यहाँ पे हमारे पास करंट सोर्स क्या है, शो हुई हुई थी। ठीक है, तो इट्स अ बेसिक वोल्टेज एम्पलीफायर मॉडल। अब इसके राइट और लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है, कोई भी एम्पलीफायर होगा तो इनपुट साइड पे उसकी हमारे पास सप्लाई आ जाएगी या सोर्स आ जाएगी। क्योंकि आप कोई भी एम्पलीफायर यूज़ करते हैं आप उसको इनपुट सप्लाई देते हैं एंड देन आउटपुट पे आपका क्या होता है, लोड कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे भी आप देखें तो ऑन द लेफ्ट वी कैन सी वी हैव अ सोर्स, और जब भी आप सोर्स की बात करेंगे इट विल हैव इट्स ओन रेजिस्टेंस, जिसको हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, आर एस से। इसी तरह अगर हम लोग आउटपुट की बात करें तो
आउटपुट साइड पे क्योंकि हमारे पास लोड होता है, तो इस वजह से उसकी जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो वो हम वहाँ पे आ जाएगी आर एल। अब अगर हम लोग इसको थोड़ा सा फॉर्मुलेट कर लें, कि यहाँ पे हमारे पास लेट्स से अगर मैं कहता हूँ वी इन, तो वी इन किस तरह से हमारे पास यहाँ पे डिफाइन होगा, तो वी इन एक्चुअली हमारे पास वोल्टेज होगा जो कि हम क्या दे रहे होंगे इनपुट साइड पे, यानी कि वो वोल्टेज जो कि आपकी सप्लाई के थ्रू कहाँ आ रहा होगा, आपका इनपुट साइड के ऊपर। अब वी इन की अगर हम बात करते हैं, तो आप जो भी सप्लाई वोल्टेज देंगे उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ वो ड्रॉप होगा किसके ऊपर, जो वायर होगी उसके अपने रेजिस्टेंस की वजह से, एंड देन रिमेनिंग जो वोल्टेज होगा वो हमारे पास कहलाएगा वी इन। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे वी डी आर अप्लाई करूँ, मीन्स वोल्टेज डिवाइडेड रूल अप्लाई करूँ बिटवीन आर एस एंड जेड इन, और यहाँ पे जो वोल्टेज मेरे पास जेड इन के ऊपर होगा इट्स अ इनपुट वोल्टेज, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी इन फाइंड आउट कर सकते हैं। वी डी आर की अगर हम बात करें तो वी डी आर में हमारे पास क्या होता है, जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, यानी कि वी इन हमें निकालना है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इक्वल्स टू के दूसरी साइड जो देखें अगर हम, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है सोर्स वोल्टेज यानी कि वी एस, या सप्लाई वोल्टेज भी बोल सकते हैं। देन नीचे हमारे पास अगर देखें टोटल रेजिस्टेंस आ जाती है, तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की है आर एस प्लस जेड इन, और ऑन द टॉप जिसके अक्रॉस हम यहाँ पे वोल्टेज निकालना चाह रहे हैं वो आ जाता है विच इज जेड इन। तो यहाँ से हमारे पास यूजिंग वी डी आर क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज का फॉर्मूला हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे वी आउट की, तो इन टर्म ऑफ गेन अगर हम बात करते हैं तो वी आउट हमारे पास बराबर होगा वोल्टेज गेन इनटू इनपुट वोल्टेज यानी कि वी इन। इन द सेम वे अगर हम लोग ऑन द राइट हैंड साइड अब बात करें कि भाई मुझे वी एल फाइंड आउट करना है, तो वी एल एक्चुअली वोल्टेज होगा क्रॉस दी लोड। इट मीन्स अगर मैं यहाँ जेड आउट और आर एल के बिटवीन वी डी आर अप्लाई कर दूँ, तो इसके इस आर एल के अक्रॉस जो हम वोल्टेज वी डी आर के थ्रू फाइंड आउट करेंगे वो वोल्टेज कहलाएगा वी एल। जिस तरह से हमारे पास जेड इन के अक्रॉस वोल्टेज वी इन कहला रहा था, इसी तरह आर एल के अक्रॉस वोल्टेज वी एल कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वी एल बराबर हो गया वी आउट ओवर आर एल अपॉन जेड आउट प्लस आर एल, अगेन इट्स अ वी डी आर वोल्टेज डिवाइडर रूल। उसके बाद अगर हम बात करेंगे वोल्टेज गेन की, तो वोल्टेज गेन एक तो हमारे पास वोल्टेज गेन हो गया वी आउट ओवर वी इन, बट क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास वी आउट और वी इन के अलावा भी अगर देखा जाए तो दो और यहाँ एक और पैरामीटर हमारे पास आ जाते हैं, वो है हमारे पास सोर्स वोल्टेज पैरामीटर जो कि वी एस से रिप्रेजेंट हो रहा है, और एक है हमारे पास लोड वोल्टेज। तो अगर हम लोग इफेक्टिव गेन की बात करेंगे, तो इफेक्टिव गेन एक्चुअली हमारे पास होगा बिटवीन सोर्स वोल्टेज एंड लोड वोल्टेज, बिकॉज हमारे पास वी इन और वी आउट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो आर एल या जेड इन की वजह से लॉसेस होंगे वो उधर कंसिडर नहीं हो रहे होंगे। तो अगर हम एक्चुअल गेन की तरफ जाएंगे तो वो हमारे पास कहलाएगा ए बी इफेक्टिव बराबर होगा वी एल ओवर वी एस के, ठीक है, यानी कि लोड वोल्टेज अपॉन सोर्स वोल्टेज, ये हमारे पास इफेक्टिव गेन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो सवाल कर सकता है।
कोई है कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अभी तक हमने जो देखा था, तो हमने यहाँ पे बेसिक वी इन और वी आउट के रेफरेंस से आउटपुट में जो भी चेंज आ रहा है वो डिस्कस करा था। अब ज़रा हम लोग कंबाइंड इफेक्ट देख लेते हैं कि हमारे पास इनपुट और आउटपुट सर्किट्स का क्या आ रहा होता है। कंबाइंड इफेक्ट से मुराद ये है कि अब यहाँ पे हम लोग सोर्स और लोड वोल्टेज इन दोनों को भी रेफर करके गेन को कंसिडर करेंगे। तो जो भी मैंने प्रीवियस सर्किट दिखाया था, सेम यहाँ पे सर्किट अवेलेबल है। बस फ़र्क ये आ रहा है कि अब हमारे पास यहाँ पे सबकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ प्रोवाइडेड हैं। यानी कि वी एस हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे 15 मिली वोल्ट है। ठीक है, आर एस पता है हमें, जेड इन पता है, जेड आउट एंड आर एल, और वोल्टेज गेन भी हमें प्रोवाइडेड है। अब हम वन बाय वन अगर यहाँ पे अननोन वैल्यूज़ फाइंड आउट करना स्टार्ट करें, वी विल स्टार्ट फ्रॉम वी इन। वी इन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा था, वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई हो रहा था। वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई होगा तो वोल्टेज डिवाइडर के रेफरेंस से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला वी इन बराबर हो जाएगा वी एस इंटू जेड इन अपॉन आर एस प्लस जेड इन। तो यहाँ पे देख सकते हैं वी इन बराबर है वी एस इंटू जेड इन अपॉन आर एस प्लस जेड इन। तो यहाँ से हमें क्या हो गया, वी इन पता चल गया विच इज़ 14.7 मिली वोल्ट। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग के सोर्स वोल्टेज कुछ और था, बट जो एक्चुअल इनपुट की तरफ वोल्टेज गया है वो डिफरेंट है, जस्ट बिकॉज ऑफ सोर्स रेजिस्टेंस। कि भाई आप जो भी सप्लाई यूज़ करते हो, इट हैज़ अ वायर, वायर के थ्रू वो सप्लाई कनेक्टेड होती है। जब वो वायर के थ्रू कनेक्ट होती है तो उसकी अपनी भी क्या होती है, कोई ना कोई वायर की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो हम इनपुट दे रहे होते हैं वो एज इट इज नहीं जाता आपके सर्किट तक। सो वी हैव वी इन, देन वी आउट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे गेन हमें पता है, वी इन हमने यहाँ से निकाल लिया, तो वी कैन इजिली गेट वी आउट फ्रॉम हियर। वी आउट बराबर हो जाएगा ए वी वी इन, गेन 340 है और वी इन है 14.7 मिली वोल्ट। तो यहाँ से हमें वी आउट मिल गया विच इज 5 वोल्ट। ठीक है, इसमें यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और अगर इनकेस किसी को कोई कन्फ्यूजन हो भी रही हो ना, तो ड्यूरिंग द लेक्चर मुझसे बीच में पूछ लिया करो। ठीक है, देन अगर वी एल की हम बात करें तो अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, वी डी आर अप्लाई होगा, वी आउट इंटू आर एल अपॉन जेड आउट प्लस आर एल, क्योंकि हमें लोड वोल्टेज फाइंड आउट करना है विच कम्स एट लोड रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हमें वी एल मिल जाएगा विच इज़ 4.14 वोल्ट। अब अगर हम यहाँ पे इफेक्टिव गेन निकालेंगे तो इफेक्टिव गेन का फॉर्मूला था वी एल ओवर वी एस। तो यहाँ आप देख सकते हैं इफेक्टिव गेन हमारे पास 276 आ रहा है। एक्चुअल गेन अगर हम देखा जाए तो हमारे पास इफेक्टिव गेन जो है वो 276 है, और जो हमारे पास सर्किट के अंदर एम्पलीफायर गेन था वो कितना था, 340 था। तो ये डिफरेंसेस हमारे पास हमेशा आएंगे जब भी हम कोई भी प्रैक्टिकल एम्पलीफायर सर्किट कंसिडर करेंगे। जो उस पर मेंशन होगा गेन वो एज इट इज नहीं आता है बिकॉज ऑफ लॉसेस। ठीक है, यहाँ तक इस एग्जाम्पल में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें।
इसमें है किसी को कंफ्यूजन? सबसे पूछ रहा हूँ भाई, इसमें है अगर किसी को कंफ्यूजन तो पूछ लें प्लीज। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर हम लोग वोल्टेज एम्पलीफायर की हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे सर्टेन कंडीशंस आ जाती हैं कि आइडियली तो हम लोग वोल्टेज एम्पलीफायर में कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं कि कुछ भी गेन हम कंसिडर कर लें। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पे आइडियली कहते हैं भाई इनपुट इम्पिडेंस की इनफाइनाइट है और आउटपुट इम्पिडेंस इसकी ज़ीरो है। बट जब आप प्रैक्टिकली कोई भी वोल्टेज एम्पलीफायर कंसिडर करेंगे तो हम यहाँ पे गेन की कोई भी वैल्यू उसको नहीं दे सकते। ठीक है, इट हैज़ सम लिमिट्स। तो जब भी वोल्टेज एम्पलीफायर कंसिडर किया जाएगा तो प्रैक्टिकली उसकी क्या होगी, कोई ना कोई गेन वैल्यू होगी। यू कैन नॉट से इट हैज़ एन इनफाइनाइट गेन। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें इनपुट इम्पिडेंस की तो आइडियली हम कहते हैं इट हैज़ इनफाइनाइट इनपुट इम्पिडेंस फॉर वोल्टेज एम्पलीफायर। बट प्रैक्टिकली we have to say that it will have high input impedance, means its value will be very high but still it will not reach to infinity. इसी तरह अगर हम बात करें आउटपुट इम्पिडेंस की तो वोल्टेज एम्पलीफायर की आउटपुट इम्पिडेंस हमारे पास आइडियली तो हम कहते हैं ज़ीरो आउटपुट इम्पिडेंस है, बट प्रैक्टिकली इट विल हैव लो आउटपुट इम्पिडेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास आइडियल और प्रैक्टिकल कंडीशंस हैं जो कि हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं। आइडियली हम कोई भी गेन कंसिडर कर सकते हैं बट प्रैक्टिकली वैल्यू मस्ट बी सर्टेन। आप ऐसे ही मीन्स कोई इनफाइनाइट वैल्यू इसके ऊपर प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर हम लोग बेसिक एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो हम लोगों ने ईडीसी में भी देखा था, वी हैव 3 डिफरेंट एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशंस: कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर एंड कॉमन बेस एम्पलीफायर। These are 3 different configurations of BJT amplifier. ठीक है, हमारे पास 3 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस आ गई हैं बीजेटी एम्पलीफायर की, which are common emitter amplifier, common collector amplifier and common base amplifier. अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टी रेंज की, तो हम क्योंकि कोई भी एम्पलीफायर कंसिडर करते हैं तो हम वहाँ पे एक पॉइंट और रेज करते हैं, वो ये होता है भाई इसका गेन हाई है, लो है या फिर मिड रेंज है, या फिर इसकी इम्पिडेंस क्या है, लो इम्पिडेंस है, हाई इम्पिडेंस है या मिड रेंज इम्पिडेंस। तो ये हमारे पास कुछ लिमिट्स हैं जो कि क्या कर रही होती हैं, ये बता रही होती हैं कि आइदर हमारे पास गेन लो है, मिड रेंज है या हाई है। यानी कि अगर हमारे पास किसी भी एम्पलीफायर का गेन लेस देन 100 है तो हम कहेंगे इट विल हैव लो गेन। इसी तरह अगर एम्पलीफायर की इनपुट या आउटपुट इम्पीडेंस लेस देन 1 किलो है तो हम कह सकते हैं इट विल हैव लो इम्पीडेंस। देन गेन की मिड रेंज वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारे पास है फ्रॉम 100 टू 1000। और अगर हम गेन की हाई रेंज वैल्यू की बात करेंगे तो वो है हमारे पास फ्रॉम 1000 ऑनवर्ड। इसी तरह अगर हम इम्पीडेंस की बात करते हैं
तो इम्पीडेंस की मिड रेंज वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 किलो टू 10 किलो ओम, एंड एनीथिंग अबव 10 किलो ओम कंसिडर की जाएगी हाई इम्पीडेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी एक प्रॉपर्टी रेंज है जो कि क्या होती है, वेरी कर रही होती है विद रेफरेंस टू डिफरेंट टाइप ऑफ एम्पलीफायर। ठीक है, ये अब हमारे पास एक कॉमन इमिटर एम्पलीफायर स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे अगर हम कॉमन इमिटर एम्पलीफायर को देखें तो जो ईडीसी में आप लोगों ने शायद इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन देखी हो। कॉमन इमिटर एम्पलीफायर की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे देखा जाए R1 R2 आ रहा होता है। Here we have collector resistance RC, then we have RE here, emitter resistance। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, कपलिंग कैपेसिटर्स आ जाते हैं, C1 C2 इसको कह रहे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, फिल्टर कैपेसिटर आ रहा होता है। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे कॉमन इमिटर एम्पलीफायर की, तो कॉमन इमिटर एम्पलीफायर के जो हमारे पास वोल्टेज और करंट गेन होता है वो मिड रेंज के अंदर आ रहा होता है। इट मीन्स एनीथिंग अबव 100 बट लो 1000। उसके बाद अगर हम पावर गेन की बात करेंगे तो इट विल हैव हाई पावर गेन। देन अगर इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस की हम बात करें तो वो भी हमारे पास क्या होगी, इट विल हैव मिड रेंज इनपुट इम्पीडेंस एंड मिड रेंज आउटपुट इम्पीडेंस। ठीक है, इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस इस सेंस में कि इनपुट साइड पर हमारे पास अगर देखा है R1 R2 आ रहे हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी उसकी वजह से। इसी तरह इधर अगर हम देखें तो RC आ रहा है, यहाँ पे भी क्या होगा, एक स्पेसिफिक वैल्यू क्या होगी कंसिडर की जा रही होगी, बिकॉज ये वैल्यूज यूजली हमारे पास 100 से अबव ही होती हैं। इसी वजह से हम यहाँ पे इसको नाम दे रहे हैं कि इट विल हैव मिड रेंज इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस। ठीक है, ये हमारे पास कॉमन इमिटर एम्पलीफायर की बिल्कुल एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसको डिटेल में अभी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह हम अगर देखें कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, तो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर की अगर हम बात करते हैं तो अगेन हमारे पास कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर हम देखेंगे तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कलेक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, तो अब यहाँ पे हम आउटपुट जो अचीव कर रहे होंगे वो होगा अक्रॉस दी इमीटर। अब अगर इसकी प्रॉपर्टीज हम देखें तो इट विल हैव मिड रेंज करंट गेन बट इट विल हैव लो वोल्टेज गेन। एंड इवन जो वोल्टेज गेन आ रहा होगा उसमें अगर आप देखें देयर विल बी अ 180 डिग्री फेज शिफ्ट। उसके अलावा हमारे पास अगर हम इसकी इनपुट इम्पीडेंस की बात करें तो इट विल हैव हाई इनपुट इम्पीडेंस एंड लो आउटपुट इम्पीडेंस। लो आउटपुट इम्पीडेंस इस वजह से बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखें तो जो बीजेडी ट्रांजिस्टर है उस पर अगर हम बेस टू मीटर की बात करें तो एट दिस पॉइंट हमारे पास क्या होती है, इम्पीडेंस यूजली लो होती है। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो इट विल हैव लो आउटपुट इम्पीडेंस बिकॉज हम आउटपुट जो ले रहे हैं वो हम यहाँ पे ले रहे हैं इमीटर साइड से। ठीक है, ये हमारे पास हो गई कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन। देन हमारे पास आ जाता है कॉमन बेस एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन। अगेन इसके नाम से अंदाज़ा हो रहा है कि बेस हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इट मीन्स दिस टाइम वी विल हैव इनपुट फ्रॉम मीटर साइड एंड आउटपुट फ्रॉम कलेक्टर साइड। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करेंगे वोल्टेज गेन की तो इट विल हैव मिड रेंज voltage gain, then it will have low current gain, means even less than
1 होगा इसका करंट गेन। देन हमारे पास इट विल हैव लो इनपुट इम्पिडेंस बिकॉज ऑफ emitter साइड, and it will have high output impedance because right now we are having output from collector। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉमन बेस एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन है। सही, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें प्लीज। कोई है कंफ्यूजन यहाँ तक? अच्छा, इसी तरह अब इसका हम एक कंपैरिजन और देख लेते हैं। अभी तक जो मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, यहाँ पे उसी का एक कंबाइंड कंपैरिजन दिया हुआ है। वही अभी तक हमने 3 डिफरेंट एम्पलीफायर सर्किट्स की बात की, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर एंड कॉमन बेस एम्पलीफायर। तो अगर अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन करें तो कॉमन इमिटर एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन हमारे पास मिड रेंज में आएगा। कॉमन कलेक्टर का अगर हम बात करेंगे वोल्टेज गेन तो वो हमारे पास लेस देन 1 होगा। और अगर कॉमन बेस एम्पलीफायर की बात करेंगे तो उसका वोल्टेज गेन भी क्या होगा, मिड रेंज के अंदर आएगा। इसी तरह अगर हम बात करें करंट गेन की, तो करंट गेन अगर कॉमन इमिटर एम्पलीफायर का कंसिडर करेंगे तो वो हमारे पास अगेन ये मिड रेंज में होगा। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का अगर करंट गेन है, ये भी हमारे पास मिड रेंज के अंदर ही आ रहा होगा। और इसी तरह अगर हम कॉमन बेस एम्पलीफायर कंसिडर करेंगे तो इसका करंट गेन हमारे पास लेस देन 1 होगा। देन अगर हम बात करें पावर गेन की, तो कॉमन इमीटर का उसी वक्त बताया था दैट इट विल हैव हाई पावर गेन। अब अगर हम बात करें कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर की पावर गेन की, तो वो नियरली इक्विवेलेंट होगा करंट गेन के बराबर, बिकॉज वोल्टेज गेन कॉमन कलेक्टर में लेस देन 1 था। इसी तरह अगर हम कॉमन बेस एम्पलीफायर की बात करेंगे तो इसका अगर हम पावर गेन की बात करें तो वो नियरली इक्विवेलेंट होगा वोल्टेज गेन के, बिकॉज कॉमन बेस एम्पलीफायर में करंट गेन लेस देन 1 था। इसी तरह अगर हम इनपुट इम्पीडेंस कंसिडर करें तो कॉमन इमीटर की इनपुट इम्पीडेंस मिड रेंज के अंदर लाई करेगी। बट अगर कॉमन कलेक्टर की बात करेंगे तो it will have high input impedance and for common base हमारे पास input impedance low होगी। इसी तरह अगर हम कंसिडर करें आउटपुट इम्पिडेंस फॉर कॉमन इमिटर एम्पलीफायर तो वो हमारे पास आएगी मिड रेंज वैल्यू के अंदर। बट अगर हम लोग कॉमन कलेक्टर की बात करेंगे तो इट विल हैव लो आउटपुट इम्पिडेंस। इसी तरह अगर हम बात करेंगे कॉमन बेस एम्पलीफायर की, तो it will have high output impedance। ठीक है, इसी तरह विद रेफरेंस टू अगर कनेक्शंस हम बात करते हैं तो यहाँ पे जब हम कॉमन इमिटर, कॉमन कलेक्टर या कॉमन बेस का नाम ले रहे होते हैं तो वो कॉमन, लिटरली वो कॉमन वर्ड जो है इसमें क्या होता है, यूज हो रहा होता है कि अगर मैं कॉमन इमिटर एम्पलीफायर बोल रहा हूँ इट मीन्स इमिटर विल बी कॉमन, और अगर मैं कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर बोल रहा हूँ तो वहाँ पे क्या होगा, कलेक्टर विल बी कॉमन, यानी कि दोनों एंड्स के बिटवीन हमारे पास कॉमन होगा। इसी तरह कॉमन बेस की मैं बात करूँगा तो
वहाँ पे क्या होगा, बेस साइड कॉमन हो जाएगी। इट मीन्स हम इनपुट और आउटपुट जो है क्या करेंगे, इमीटर और कलेक्टर से ले रहे हैं। इसी तरह जब कॉमन इमीटर में इमीटर साइड कॉमन है तो हमारे पास इनपुट बेस से लिया जाएगा और आउटपुट कलेक्टर से लिया जाएगा। कॉमन कलेक्टर के अंदर क्योंकि हमारे पास कलेक्टर कॉमन होगा तो इनपुट हम लेंगे इमीटर से, सॉरी बेस से, और आउटपुट हमारे पास जो होगा, गेन हमारे पास कहाँ से आ रहा होगा, इमीटर से। तो ये हमारे पास बेसिक डिफरेंसेस हैं with reference to terminal connections for BJT amplifiers। इसी तरह अगर हम एम्पलीफायर क्लासिफिकेशंस की बात करें तो with reference to their classes अगर देखा जाए तो we have class A amplifier which will have low distortion but high losses। क्लास B की अगर हम बात करें तो it may have some distortion but low losses। एंड देन अगर हम क्लास सी की बात करेंगे तो इट विल हैव हाई डिस्टॉर्शन बट लोएस्ट लॉसेस। ठीक है, देन हमारे पास और भी क्लासेस आ जाती हैं क्लास सी के अलावा, जिसमें क्लास डी ई ज़्यादा कॉमन है। उसके अलावा जो क्लासेस यहाँ पे मेंशन है वो इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही होती, ना ही इतना डिस्कस किया जाता है। तो ये हमारे पास क्लास एम्पलीफायर की क्लासिफिकेशंस हैं विद रेफरेंस टू डिस्टॉर्शन। क्लास ए को हम कंसिडर करेंगे लो डिस्टॉर्शन है बट लॉसेस ज़्यादा होंगे। क्लास बी में डिस्टॉर्शन कम है और लॉसेस भी इसमें कम है। क्लास सी के अंदर वी में है हाई डिस्टॉर्शन बट स्टिल जो सिग्नल लॉस है वो क्या होगा, हमारे पास कम से कम होगा। इसी वजह से ये जो तीनों हमारे पास क्लासेस हैं ना, डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ की जाती है। मीन्स जहाँ पे हमारे पास सिर्फ गेन मैटर कर रहा होगा वहाँ पे शायद हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग फिर लो डिस्टॉर्शन वाली कंसिडर कर लें, या जहाँ पे सिर्फ सिग्नल चाहिए तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हाई डिस्टॉर्शन भी है तो भी वो कंसिडर कर ली जाएगी। तो इट ऑल डिपेंड्स कि हमारे पास एप्लीकेशन क्या है या फिर हम क्या टास्क परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। हम उसी की बेस पे क्या करते हैं, एम्पलीफायर को क्लासिफाई कर रहे होते हैं, और उसी की बेस पे फिर हम क्या करते हैं, एम्पलीफायर सेलेक्ट कर रहे होते हैं कि भाई हमें क्लास ए सेलेक्ट करना चाहिए, क्लास बी करना चाहिए, क्लास सी करना चाहिए विद रेफरेंस टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अच्छा, अब अगर हम क्लास ए एम्पलीफायर को थोड़ी सी और डिटेल में जाएं तो क्लास ए एम्पलीफायर अगर देखा जाए तो इट इज़ एक्चुअली अ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम देखें तो इट्स अ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे अगर हम देखें तो ट्रांजिस्टर हमारे पास फ्रॉम 0 to 360 क्या होगा, कंडक्ट करेगा, बिकॉज देर इज नो पॉइंट कि जहाँ पे क्या हो, ट्रांजिस्टर कंडक्शन रोक दे। इसकी अगर एफिशिएंसी की हम बात करेंगे थ्योरेटिकल तो वो है 25%, विच इज़ थ्योरेटिकल वैल्यू। इट मीन्स अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो इसकी एफिशिएंसी शायद इससे भी कम हो। बट इसके अलावा डिस्टॉर्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगी, या फिर होगी भी तो बहुत कम होगी। इट मीन्स सिग्नल हमें बेशक क्या होगा, लेस एफिशिएंट होगा, बट स्टिल उसमें कोई नॉइस ऐड होके नहीं आ रही होगी, या फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉइस आएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिग्नल की क्वालिटी अगर बात की जाए तो वो ओके होगी, स्ट्रेंथ की बात की जाएगी तो वो उसकी कम होगी। देन अगर हम क्लास बी एम्पलीफायर की बात करते हैं तो ये को अगर हम नोट करें तो इट्स अ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, और अगर देखा जाए तो ये एक
डिफरेंशियल एम्पलीफायर की कॉन्फ़िगरेशन को भी डिफाइन कर रही है, बिकॉज यहाँ पे इन दो ट्रांजिस्टर के बीच से हम आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन हमने कहीं डिस्कस नहीं करी है, क्लास बी को रेफर करते हुए मैं सिर्फ ये अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। कोई ये कंफ्यूज ना हो कि भाई ये पार्ट तो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है, तो भाई अभी तक ये नहीं डिस्कस करा है हमने, इट्स फाइन। अब क्लास बी के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास दोनों ट्रांजिस्टर्स अगर देखा जाए अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्टेड है। इट मीन्स एट अ टाइम अगर देखा जाए तो एक ट्रांजिस्टर हमारे पास वर्क करेगा, यानी कि अगर पॉजिटिव वेव आएगी तो Q1 कंडक्ट कर रहा होगा, नेगेटिव वेव आएगी तो Q2 कंडक्ट कर रहा होगा। इट मीन्स दोनों ट्रांजिस्टर क्या होंगे, 180 डिग्री क्या करेंगे, टाइम तक कंडक्ट कर रहे होंगे। इसकी अगर हम थ्योरेटिकल एफिशिएंसी की बात करेंगे विच इज़ वेरी गुड, वो होगी हमारे पास 78.5%। देन अगर डिस्टॉर्शन की हम बात करते हैं तो हमारे पास फिर यहाँ पे डिस्टॉर्शन बहुत कम होगा, बट यस क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन हमारे पास यहाँ पे आ सकता है बिकॉज ऑफ टू ट्रांजिस्टर्स। क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन क्या होता है, किस तरह इसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्लास सी एम्पलीफायर आ जाता है, जिसको हम लोग ट्यून एम्पलीफायर का नाम दे रहे होते हैं। ट्यून एम्पलीफायर इस वजह से नाम दे रहे होते हैं बिकॉज ये एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी के ऊपर क्या करता है, आपको मैक्सिमम आउटपुट दे रहा होता है। इसी वजह से इसको हम नाम दे रहे होते हैं ट्यून एम्पलीफायर। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिस्टर की बात की जाए तो ये हमारे पास क्या होगा, लेस देन 180 डिग्री कंडक्ट कर रहा होगा। अगेन जो भी अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ एम्पलीफायर, सिर्फ एक बेसिक इनका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, डिटेल में आगे इन सब को हमने डिस्कस करना होगा। ठीक है, इसकी अगर हम थ्योरेटिकल एफिशिएंसी की बात करें क्लास सी एम्पलीफायर की, तो वो हमारे पास बहुत अच्छी है विच इज़ 99%। देन अगर हम लोग डिस्टॉर्शन की बात करें तो इट विल हैव डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन इस वजह से होगी बिकॉज ऑफ दिस एलसी फिल्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लास सी ट्यून एम्पलीफायर है। सही, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। सबसे बोल रहा हूँ मैं, कोई है क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं आप लोग। दूसरी बात ये है कि क्लासेस जो भी लाइव सेशंस हैं ये अटेंड करना ज़रूरी हैं। बाकी क्लास को भी प्लीज़ बता दियागा कि दे हैव टू अपीयर इन लाइव सेशंस। ठीक है, इसकी अटेंडेंस मार्क करूँगा मैं एट द एंड ऑफ लेक्चर। तो इन केस अगर लाइव सेशन में आप नहीं आ रहे हैं तो यू विल मार्क एज एब्सेंट। उसके अलावा जो एक मेरी यहाँ पे एक हैबिट रहेगी वो ये होगी कि मैं जो भी सेशन यहाँ पे लूँगा, जो नेक्स्ट टाइम जो क्लास होगी उसमें उसका कोई 5 मिनट का क्विज ज़रूर होगा। जो भी चीज़ मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई होगी उसका 5 मिनट का मैं क्विज ज़रूर लूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो काइंडली उसके हिसाब से प्रिपेयर होके आएगा। तो जो लोग क्लासेस कर लेना। नहीं कर रहे उनको प्लीज़ ये बात बता दियागा, बिकॉज ऑब्वियस है क्विज के मार्क्स फिर वो लूज कर जाएंगे अगर क्लासेस अटेंड नहीं करते। ठीक है,
उसके बाद एक एग्जांपल है हमारे पास, वो देख लेते हैं। कल तो नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली मैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगा ये चीज़। ठीक है, कल इस वजह से नहीं बिकॉज अभी क्लास में स्टूडेंट्स कम हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास है, कम आए हैं स्टूडेंट्स, इट्स फाइन। बट इसके बाद आगे जो क्लासेस होंगी उसमें फिर मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ कि अगर आप नहीं अपेयर हो रहे एक सेशन में और फिर नेक्स्ट टाइम क्विज होगा तो वो फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से फिर इसी तरह करूँगा मैं। अच्छा, अब ये हमारे पास एक बेसिक बिल्कुल एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक जनरल एग्जाम्पल है ये। ठीक है, इसके लिए हमें कोई एम्पलीफायर की नॉलेज की भी ज़रूरत इतनी खास नहीं पड़ने वाली। इसमें हमें बोला हुआ है एन एम्पलीफायर इज कंटिन्यूसली ड्राइंग 1.2 वॉट फ्रॉम इट्स सप्लाई, डीसी सप्लाई। तो जब हम यहाँ बात कर रहे हैं डीसी सप्लाई की, तो इट मीन हमारे पास यहाँ पे इनपुट वोल्टेज, इनपुट पावर जो है वो हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है। अच्छा, उसके अलावा एसी लोड पावर जो है वो हमारे पास आ रही है 240 मिली वॉट। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है व्हाट वुड बी दी एम्पलीफायर एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी का हमारे पास फॉर्मूला होता है पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट। तो हमारे पास आउटपुट पावर और इनपुट पावर दोनों ही यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो यहाँ से हम इजीली क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपल हमने पी आउट ओवर पी इन वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हुए एफिशिएंसी फाइंड आउट करी है। इसी तरह एक और एग्जांपल दे दी है जिसमें सिर्फ डाटा चेंज है। इट मीन्स अब हमारे पास जो पावर है वो 3.3 वॉट है जो सप्लाई की है, और जो हमारे पास लोड के अक्रॉस है वो है 450 मिली वॉट। तो अगेन यहाँ पे भी हमें क्या बोला गया है, फाइंड आउट एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये हम जनरल जो फॉर्मूला है पी आउट ओवर पी इन, उससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हमारे पास 13.6% आंसर आना चाहिए। अगर चाहो तो भाई अपने पास कैलकुलेट करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी के अंदर हम लोग अभी जब क्लासेस ऑफ एम्पलीफायर डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि डिस्टॉर्शन एक हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी कंसिडर कर रहे थे कि भाई कोई भी सर्किट है उसमें डिस्टॉर्शन लेवल कितना है। डिस्टॉर्शन की अगर हम बात करें तो इट इज़ कंसिडर टू बी एन अनडिजायर्ड सिग्नल, जो कि हमें नहीं चाहिए होता है, बट वो क्या होता है, वो बाय एनी मीन्स हमारे एक्चुअल सिग्नल्स के साथ कंबाइन होके आ जाता है। इसको हम लोग नाम ये भी देते हैं कि इस डिस्टॉर्शन की वजह से क्या होता है, हमारे पास जो एक्चुअल सिग्नल होता है उसका जो शेप होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो डिस्टॉर्शन लिखा हुआ भी जिस तरह से वो यही डिफाइन कर रहा है कि जो एक्चुअल शेप है वो क्या हो गया, डिस्टॉर्टेड हो गया। तो इस चीज़ को हम लोग डिस्टॉर्शन का नाम देते हैं। ठीक है, अगर हम लोग क्लास ए की बात करें तो क्लास ए एम्पलीफायर के अंदर हमारे पास क्या है, नो डिस्टॉर्शन। बहुत कम होगी या फिर बिल्कुल भी नहीं होगी, यानी कि जिसका वेव शेप होगा वो मेंटेन रहेगा। ऑल तो एफिशिएंसी कम होगी उसकी 25%, बट वेव शेप जो है वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। अगेन मैंने जो बात की थी उसका भी क्लास ए एम्पलीफायर के टाइम कि क्वालिटी की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपको क्वालिटी ज़रूर मिलेगी, बट एफिशिएंसी जो है वो उसकी कम होगी, वो होगी 25%। ठीक है, अभी तक हम लोग इसको यहीं तक रख रहे हैं।
आगे अभी मैं इसको नहीं कंटिन्यू कर रहा, बिकॉज कि हमारे पास मिड पॉइंट बाइजिंग का एक टॉपिक है क्यू पॉइंट से रिलेटेड। और ये मेरा ये कोशिश है कि इस टॉपिक को अगर हम ईडीसी के अंदर, क्योंकि हमने क्यू पॉइंट पढ़ा था, तो ईडीसी वाली जो स्लाइड्स हैं मैं उससे कंपेयर करके ये पार्ट जो है आप लोगों को बताऊँ। उससे होगा ये कि जो पहले आप लोगों ने चीज़ पढ़ी हुई थी वो शायद थोड़ी बहुत रिकॉल हो जाए, तो इसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने में थोड़ी बहुत क्या होगी, आसानी होगी। क्योंकि ये चीज़ हम लोग पहले देख चुके हैं कहाँ पे, ईडीसी के अंदर, तो मैं उसके लेक्चर से थोड़ा बहुत इसको कंपेयर करके आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, अभी मैं इस क्लास को यहीं तक इसको लिमिट रख रहा हूँ। सही, यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उस पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर इनकेस कोई अभी क्वेश्चन नहीं भी कर रहा।